आपका दोस्त सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर 2 होगा। इसमें आपको हम फिजिक्स के कुछ टॉपिक को बताएंगे। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर 2 होगा, क्लास 10th के लिए होगा। इसमें हम आपको विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा चैप्टर है वो पढ़ा रहे हैं आपको। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। दोस्तों, तो विद्युत प्रतिरोध यहाँ पे देखेंगे किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्रतिरोध होता है ये धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को हम प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरोध की एक और डेफिनेशन है, उसे आप देख लीजिए। प्रतिरोध का जो होता है, प्रतिरोध धारा के मार्ग में अवरोध करने वाला या अवरोध उत्पन्न करने वाला प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? आर से। ठीक है, इसे आर से प्रदर्शित करेंगे। थोड़ी सी इसमें बातें हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। क्या है? यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी वोल्ट है, भी वोल्ट हो तथा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा? तो आर बराबर, दोस्तों आप जानते होंगे शायद कि आर बराबर भी अपान आई होता है, वोल्टेज अपान करंट होता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध बराबर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कि वोल्टेज अपान करंट होता है। इसका मात्रक क्या होगा दोस्तों? तो इसका मात्रक ओम होगा। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक क्या होगा? ओम होगा। आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसका मात्रक क्या होगा? ओम होगा। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है दोस्तों। तो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं सदिश राशि और अदिश राशि। दोस्तों वहां पे आप पढ़ चुके हैं तो समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताया जाए कि 1 मेगा ओम बराबर कितना होगा? तो 10⁻6 ओम होगा और 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁻6 ओम होगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप जान गए होंगे। तो दोस्तों आपको आगे की भी बातें बता देता हूं, तो आज आपके ओम के नियम भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रतिरोध होता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यह जो होता है चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट, यह किस पर निर्भर करेगा? चालक तार की लंबाई पर। और किस पे निर्भर करेगा? चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। और किस पर निर्भर करेगा? ये पदार्थ की मात्रा पर या चालक तार के पदार्थ पर। ठीक है दोस्तों, यानी पदार्थ की मात्रा या चालक तार के पदार्थ पर। ठीक है, तो पहला जो है चालक तार की लंबाई पर, तो इसमें क्या होगा? यह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। दोस्तों कहने का मतलब आपको इतना याद करना है कि यह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात आती है यह किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो चालक तार के। ठीक है, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे चालक तार का प्रतिरोध आर तार की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो R प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? L। इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जो R प्रोपोर्शनल L है, इसके कहने का मतलब क्या है कि तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। दोस्तों आपको बता दूं कि जब आप तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। कहने का मतलब अगर लंबाई यानी लेंथ बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो यही बात है। ठीक है दोस्तों, R प्रोपोर्शनल टू एल देखेंगे, ये समीकरण नंबर 1 बना लेंगे हम। दूसरी बात क्या है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जो निर्भर करेगा प्रतिरोध, उसमें क्या होगा? इसमें होगा दोस्तों कि जो प्रतिरोध होगा डायरेक्ट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? एरिया के होगा। ठीक है दोस्तों, कि जो प्रतिरोध होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? एरिया के, यानी क्षेत्रफल के। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल के। तो दोस्तों इसे थोड़ा आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये हम आपको बताऊंगा। तो लिखेंगे आप चालक तार का प्रतिरोध जो होता है, जो यानी जो हमारा कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R प्रोपोर्शनल टू 1/A होगा। ठीक है दोस्तों, इसे आप समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। तो जो दोस्तों आपका दिया R प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो इसके कहने का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे भी देख लीजिए, जैसे यहाँ पे
आर प्रोपोर्शनल टू एल था तो तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता था। तो यहाँ पे जो होगा आर प्रोपोर्शनल टू 1/a है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बात समझिए, पतले तार का प्रतिरोध मोटे तार की अपेक्षा अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह पूरा जो चालक के प्रतिरोध की निर्भरता है दोस्तों, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यह आपका एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई कई एग्जामों में आ चुका है दोस्तों कि जो ये चालक तार की निर्भरता है, यानी अगर तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा या घटेगा, यही सब पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। ठीक है, और क्या कहेंगे कि अगर पतले तार का प्रतिरोध मोटे तार की अपेक्षा क्या होगा दोस्तों, तो आप क्या कहेंगे, उसकी अपेक्षा, पतले तार की अपेक्षा मोटे तार का प्रतिरोध जो होगा अधिक होगा। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं चालक तार के पदार्थ पर। ठीक है दोस्तों, ये चालक तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। तो किस प्रकार निर्भर करता है ये भी देख लीजिए। यदि विभिन्न पदार्थों के तार जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड के तो दोस्तों नहीं बनाए जाते, लेकिन अगर बनाया जाए, महंगा होने के कारण दोस्तों नहीं बनाया जाता, सिल्वर भी महंगा होने के कारण इसका नहीं बनाया जाता। सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। इसमें जो होता है, इसमें करंट का फ्लो जो होता है बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब जो हमारा सिल्वर उसकी रजिस्टिविटी अच्छी होगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे है कि यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई L और समान अनुप्रस्थ काट A के लिए लिया जाए तो उनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब कि कॉपर का जो प्रतिरोध होगा भिन्न होगा, एल्युमिनियम का और भी जो होता है सिल्वर का, वो सब भिन्न भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, क्या प्रतिरोध। अब देखिए, आप दो समीकरण बनाए थे, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि जब आप दोनों समीकरण को एक साथ लेंगे तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे दोस्तों। अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो उसकी जगह एक नियतांक आ जाता है जिसे आप कहते हैं रो। ए क्या है दोस्तों, रो है। आर इक्वल टू रो एल अपान ए, एक इसमें हो जाएगा ओम में। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या है, आर जो है इसको रो कहेंगे आप। यह क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा मात्रक लिख देता हूँ, ओम मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। हम आगे की बातें आपको बताऊंगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध ही आगे की बात है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, किसी पदार्थ की एकांक लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसे रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक ओम मीटर भी होता है। ठीक है, इसका मात्रक ओम मीटर भी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया दोस्तों, यह आपका यूपीपीसीएल में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, यह यूपीपीसीएल और आपके एग्जाम में भी आ चुका है, हाई स्कूल के, इंटर के भी एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा चुका है। तो इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। और यह भी जो ओम का नियम है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस बार आने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों अगले साल नहीं आया था तो इस बार आने की संभावना है। ठीक है, तो ओम का नियम क्या है दोस्तों, ओम का नियम भी आप जानेंगे बहुत ही अच्छे वे में। ठीक है दोस्तों, ओम के नियमानुसार क्या है, ओम एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि ओम का जो नियम है कि जो हमारा वोल्टेज और करंट के बीच में, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो क्या होता है, वही यहाँ पे ओम का नियम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप, दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ताप है यह ओम के नियम में क्या है, यह परिवर्तन न हो, ताप जो हो परिवर्तन न हो, यानी जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होना चाहिए। तो दोस्तों देखेंगे उसमें से होकर बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। बहुत अच्छी बात। तो दोस्तों इसमें ओम के नियम में आपको क्या करना है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें से होकर बहने वाली विद्युत धारा जो होगी, विद्युत धारा सिरों पर, यानी कोई सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, यानी वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती कौन होगा, करंट। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज जो होगा वो करंट के अनुक्रमानुपाती होगा। तो देखेंगे V प्रोपोर्शनल I,
इसे प्रोपोर्शनल का चिन्ह कहते हैं, बी प्रोपोर्शनल आई। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा जिसे आप आर कहेंगे। आर क्या है? एक नियतांक है आर, जिसे आप प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जहां आर एक नियतांक है जिसे आप प्रतिरोध कहेंगे, भी क्या है? विभवांतर है, आई क्या है? विद्युत धारा है। ठीक है, तो ओम के नियम की एक अभिलक्षण होता है, उसे भी देख लीजिए आप, इसे भी आई अभिलक्षण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इसे आप बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो ओम के नियम का जो अभिलक्षण होगा वो किसके किसके बीच में खींचा जाएगा? वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ए आपका विभवांतर हो गया यहां से लेके यहां तक, और ये कोई पॉइंट ओ है। ठीक है दोस्तों, यहां से लेके यहां तक आपका क्या है? विद्युत विभवांतर, और यहां से लेके यहां तक क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जब आप खींचेंगे भी आई अभिलक्षण, तो जो हमारा ए यानी रेजिस्टेंस होगा, जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होगा, वह रेखीय होगा। ठीक है दोस्तों, यानी आर इक्वल टू वी अपॉन आई रेखीय होगा। तो दोस्तों रेखीय का मतलब तो यही हुआ। ठीक है, यही हुआ। तो इतना है आपको बस सिंपल सी बात ध्यान में रखना है कि जब हमें ओम के नियम का अभिलक्षण खींचने के लिए आए तो बस एक पाई ऐसे, एक इधर इधर सीधे खींच देना है, और आर जो है वो रेखीय होगा, इतना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ की बातें थोड़ी जान लेते हैं कि अब जो यह अभिलक्षण होता है ये किसके किसके बीच में खींचा जाता है, हम आपको बताएं, वोल्टेज और करंट के बीच में खींचा जाता है। इसमें जो प्रतिरोध होता है दोस्तों क्या होता है? रेखीय होता है। ठीक है, इसमें जो प्रतिरोध होता है आपका रेखीय होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट लेके। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम आपको लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।